तो इस वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं आज ही मंडे नाइट रॉ के बारे में। और फाइनली जो कंफ्यूजन था ना आरके ब्रो वाली टैग टीम को लेकर, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज पूरा कर दिया है हमारा क्लियर। और गोल्डबर्ग एंड बॉबी लैशली भी हमको देखने को मिले आज फाइनली एक्शन के अंदर। तो रॉ के पूरे एपिसोड के बारे में बात करेंगे, कैसा एपिसोड था, अच्छा था, बुरा, सारी बातें आपको करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो फिर देर किस बात की, शुरू कर रहे हैं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले हमको जो रॉ की स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है हमारे द वाइपर रैंडी ओटन के साथ। रैंडी ओटन रिंग में आते हैं और कहते हैं कि भाई सारे लोग मेरे से कह रहे हैं कि भाई तुमने रिडल का साथ क्यों नहीं दिया, तुम उनके साथ क्यों नहीं हो, तुमने उनको आरक्यू क्यों लगाया। तो रैंडी ओटन कहते हैं भाई मैं अकेले ही अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर बना चुका हूँ, मैं 14 बार का चैंपियन रह चुका हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत पड़ती नहीं है। तो फिर मैं रिडल की साइड आऊँ क्यों, मैं जब अकेला ही एपेक्स प्रेडेटर हूँ, मैं इतने सारे काम खुद अकेले कर चुका हूँ। इतने में होता क्या है, रिडल आते हैं और रिडल कहते हैं देखो मैं हमेशा ही सीखने में बिलीव करता हूँ और तुमने मुझे अच्छा लेसन सिखाया है। मतलब जैसा हम सोच नहीं रहे थे कि रिडल इसको एक लेसन की तरह लेंगे, रिडल एक्चुअल में ही ऐसा सोच रहे थे। और वो इवन ये भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने जो किया ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि आज तुम्हारा ओमस के साथ मैच है तो भाई मेरे को ना तुम अपने रिंग साइड के ऊपर रख लेना। इस पर रैंडी ओटन बड़े अजीब से रिएक्ट कर रहे होते हैं कि भाई इस बंदे को तो मैंने आरकेओ लगा दिया, इसको तो घंटा कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतने में एजे स्टाइल्स एंड ओमस भी आते हैं और इनके ऊपर ना एजे स्टाइल्स एंड ओमस ऐसे तीर कस रहे होते हैं। और वो कहते हैं रैंडी ओटन से कि भाई अगर रिडल ने आकर तेरे को ऐसे ये डिस्ट्रैक्शन नहीं करी होती तो मैं तो तुझे मैच में भी हरा देता। और यहाँ पर एजे स्टाइल्स कहते हैं भाई ओमस को ही सारे मजे क्यों मिले, मैं भी आज जरा रिडल को चटनी चखाना चाहता हूँ, तो मुझे रिडल के साथ मैच चाहिए। और ये पूरा सेगमेंट खत्म होते होते हमको ये भी सुनने को मिलता है कि रिडल जैसे रैंडी ओटन बोलते नहीं है 3 डिस्ट्रक्टिव लेटर्स, तो यहाँ पर वो आर के ओ ना बोल के रिडल बोलते हैं आर के ब्रो। इवन वो फिस्ट बम भी ऐसे ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन जो रैंडी ओटन है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते आर के ब्रो वाली टीम बनाने के लिए। इवन जब मैच हो रहा होता है रिडल और एजे स्टाइल्स का, रैंडी ओटन रिडल को छोड़ के चले जाते हैं और रिडल बड़े जो है हमारे निराश, हताश, परेशान होते हैं कि यार मैं तो पूरा चाह रहा हूँ और ये बंदा मेरे साथ निभा नहीं रहा है। और रैंडी ओटन तो वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हमको मैच देखने को मिलता है रिडल और एजे स्टाइल्स का। अब क्योंकि रैंडी ओटन तो साथ में है नहीं, ओमस हैं वहाँ पर जो कि भाई डिस्ट्रैक्शन करते भी हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है कि एजे स्टाइल्स को थोड़ी सी मदद मिल गई और स्टाइल्स क्लैश उन्होंने लगाया रिडल के ऊपर। और इस तरीके से रैंडी ओटन क्योंकि नहीं थे तो एजे स्टाइल्स इस मैच को जीत गए और रिडल इस मैच को हार गए। अभी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरे रॉ के ऊपर जो है इस पूरी स्टोरी लाइन को ऐसे घुमा फिरा के जलेबी की तरह परोसने की कोशिश करी और काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको प्रेजेंट किया। अभी आगे क्या हुआ उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट मैच हमको देखने को मिलता है निकी एश जो कि हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन है, उनका मैच था अगेंस्ट रिया रिप्ली। और जो कमेंट्री टेबल है वहाँ पर शार्लेट फेयर बैठी होती है। पता ही है आपको तीनों का मैच होने वाला है समर स्लैम में, तो घुमा फिरा के तीनों के बीच में ऐसे सारे मैचेस के कॉम्बिनेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाती रहती है। निकी एश चैंपियन है, लेकिन पता नहीं वो हारे क्यों जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। रिया रिप्ली ने रिपटैड लगाकर उनको मैच में हरा दिया, लेकिन निकी एश को गुस्सा आ जाता है। मैच खत्म होने के बाद वो अटैक कर रही हैं शार्लेट फ्लेयर के ऊपर। उसके बाद रिया रिप्ली भी शार्लेट फ्लेयर के ऊपर अटैक कर रही है। डबल टीम बना के इन्होंने शार्लेट फ्लेयर के ऊपर ही अटैक कर दिया। और ये अटैक इसीलिए था क्योंकि अभी शो के ऊपर जाकर टैग टीम मैच भी होना है, जहां पर शार्लेट फेयर के पास साथ होगा एक मिस्ट्री पार्टनर और इनका मैच होगा टैग टीम बनाकर। तो ये भी एक बोरिंग चीज अभी आने वाली है शो के ऊपर। नेक्स्ट गाइस हमको एक हैंडीकैप मैच देखने को मिलता है फिर से, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस वीर शैंकी का। भाई सही बताऊं मुझे ये बहुत ही बकवास लगा। ड्रू मैकिंटायर और जिंदर महाल का बिल्ड ये बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सकता था यार। मतलब सच में ये बहुत ही ज़्यादा मुझे बकवास लगा। फिर से इन्होंने हैंडीकैप मैच करके बेकार सा कर दिया। वही सीन चल रहा है। ड्रू मैकिंटायर फिर से जीत गए जब उन्होंने शैंकी के ऊपर जो है क्लेमोर किक लगाई। क्लेमोर लगाने के बाद जो है फिर वो वीर को भी लगा रहे हैं ओवरहेड बेली टू बेली सुप्लेक्स। उसके बाद वो प्रोमो कट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे अब क्योंकि वो हैंडीकैप मैच जीते तो इसमें ऐसा था कि अगर वो हैंडीकैप मैच जीत जाएंगे तो फिर समर स्लैम के अंदर वीर और शैंकी आ नहीं सकते रिंग साइड पर जिंदर महाल के साथ, तो अब वो रिंग साइड पर आ नहीं पाएंगे। और मैच खत्म होने के बाद वो प्रोमो भी कट करते हैं जहाँ पर वो जो क्राउड है उन्हीं से पूछते हैं कि क्या जिंदर महाल जीतेंगे तुमको लगता है, तो क्राउड इस पर बू करता है। वो ड्रू मैकिंटायर के लिए चीयर करते हैं कि ड्रू मैकिंटायर उनको लगता है कि जीतेंगे, और बस ऐसे ही प्रोमो चल रहा होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा लगता है कि जानबूझ के इसको ऐसा बनाया है कि ये मिड कार्ड लेवल की ही फ्यूड रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती तो इसको ये अच्छा और बड़े लेवल का दिखा सकती थी, लेकिन पता नहीं क्या किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। ये अच्छा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था, बट
खैर वही है, WWE ने इसको दिखाने की कोशिश ही नहीं करी और सच में जितनी बढ़िया हो सकती थी समर स्लैम के लेवल की ये कहीं से भी नहीं है। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप इसमें कितना ही अपना इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश कर लो। और जिंदर महल की तो जैसी बुकिंग हुई भाई वो तो बिल्कुल ही बकवास है। एक बार को ड्रू मैकिंटायर की साइड से बिल्कुल सही है फिर भी कहने को, लेकिन जिंदर महल की तरफ से भाई ये बिल्कुल ही बकवास है। इसके बाद गाइस हमको मॉइस्ट टीवी का सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर हमको गेस्ट देखने को मिलते हैं डेमियन प्रीस्ट, और इसको जो है मॉइस टीवी मिस टीवी की तरह आप इसे समझ सकते हो। मॉरिसन और मिस टीवी के बीच ना यहाँ पर खटपट सी हो रही है, क्योंकि मॉरिसन को एक तरीके से धोखा सा मिल गया मिस की तरफ से कि मिस ने उनको बताया नहीं कि भाई वो ठीक हो चुके हैं, और एक तरीके से उन्होंने उनका नौकर सा बना के रखा हुआ था कि वो व्हील चेयर पर उनको घुमा के जा रहे हैं और उनको उन्होंने बताया नहीं है। और डेमियन प्रीस्ट इसी बात को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे इसने तेरे को अपना पर्सनल सर्वेंट बनाया हुआ था, और यही यहाँ पर कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से मॉरिसन ना मिस को भिड़वा देते हैं किससे, डेमियन प्रीस्ट से। और इस सेगमेंट के एंड में डेमियन प्रीस्ट मिस को धक्का भी दे देते हैं। वो उसमें वो क्या था, वो टब जैसा था वो पानी के अंदर, पता नहीं भाई ये पानी इतना यूज़ क्यों होता है इसके अंदर। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट और मिस का मैच भी होता है, और क्या होता है मॉरिसन ड्रिप स्टिक तो दे रहे होते हैं मिस को, लेकिन देते देते वो उनको छोड़ के ही चले जाते हैं, उनका साथ ही छोड़ के चले जाते हैं। और डेमियन प्रीस्ट ने इस मैच में ब्रू किक लगा के जीत हासिल करी, क्योंकि समर स्लैम के अंदर डेमियन प्रीस्ट और शेमस का मैच भी होना यूएस चैंपियनशिप के लिए। शेमस यहाँ पर बात भी कर रहे होते डेमियन प्रीस्ट के बारे में कि समर स्लैम के अंदर तुझे मैं देख लूँगा, हालांकि फिलहाल तो यहाँ पर मोमेंटम ऐसा लग रहा है कि डेमियन प्रीस्ट के पास ही है। तो ये कुछ यहाँ पर एंगल था, मॉरिसन और मिस के बीच भी कुछ पंगा जैसा चल रहा है, हालांकि उस लेवल का नहीं है, ये दोस्त ही रहेंगे मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ जिस तरीके से मिस ने अपनी इंजरी मॉरिसन को भी नहीं बताई है, ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ अब इनके बीच में हो सकता है शायद। वैसे उस लेवल का नहीं है अभी गुस्से वाला, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा हो सकता है शायद इनके बीच में। इसके बाद गाइस हमको सिंगल्स मैच देखने को मिलता है मंसूर वर्सेस मेस के बीच में, और मंसूर और आपको पता है मुस्तफ़ा अली की भी टैग टीम बनाने की WWE कोशिशें कर रही है, कोशिशें ही लग रही हैं, बन तो नहीं रही ऐसा लग रहा है। मंसूर और मेस का मैच था और मंसूर ने यहाँ पर एक बार फिर से अली के सामने इंप्रेसिव चीज़ करके दिखाई, क्योंकि वो मेस के सामने यहाँ पर जीत चुके हैं, और जब जब वो जीतते हैं तो अली के सामने वो छाती चौड़ी करके जाते हैं, और आज भी यहाँ पर कुछ हमको ऐसा ही सीन देखने को मिलता है। इसके बाद गाइस हमको बड़ा इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस ऑमस के बीच में, और मैच की स्टार्टिंग में ही रैंडी ऑर्टन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई ऑमस के सामने वो करें तो करें क्या, क्योंकि इतना बड़ा बंदा है भाई, सामने वो लड़ें कैसे। सबसे पहले ही वो आरकेओ लगाने की कोशिश करते हैं, लगता वो है नहीं, मतलब मैच में ऑमस ही डोमिनेट किए जा रहे हैं। और होता क्या है, क्योंकि रिंग साइड पर एजे स्टाइल्स होते हैं, तो एजे स्टाइल्स ने अटैक कर दिया रैंडी ऑर्टन के ऊपर। उनको लग रहा होता है कि रेफरी ने देखा नहीं, लेकिन रेफरी देख लेता है, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। और उसके बाद तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, तो दोनों बंदे क्या कर रहे होते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन सेव करने के लिए रिडल आते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने स्लाइड करते हुए ऑमस को मारा, उसके बाद उन्होंने नी मारी एजे स्टाइल्स के ऊपर, और उसके बाद वो हाथ देते हैं रैंडी ऑर्टन को, भाई चल मेरा हाथ पकड़ और उठ जा। और इस पर रैंडी ऑर्टन खड़े होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं रिडल से कि कैसे रिडल मुझे बचाने के लिए आया है, और वो माइक पकड़ते हैं और कहते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी रिडल तू मुझे बचाने के लिए आया। रैंडी ऑर्टन ने खुश होकर कहा कि चलो आरके ब्रो इज बैक। उसके बाद वो गले मिले, और गाइज यहाँ पर जो आरके ब्रो है वो एक बार फिर से रीयूनाइट हो चुकी है, और रिडल ने यहाँ पर माइक पकड़ा और उन्होंने कहा कि क्योंकि अब आरके ब्रो वापस आ चुकी है तो समर स्लैम के लिए आरके ब्रो चैलेंज करती है एजे स्टाइल्स एंड ऑमस को रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। और गाइज ये मैच जो है वो समर स्लैम के लिए ऑफिशियल भी हो चुका है, जो मैच इतने टाइम से एक्सपेक्टेड था फाइनली वो मैच बुक भी हो चुका है। तो काफ़ी मज़ा आया इस वाले सेगमेंट को देख के, जिस तरीके से क्राउड ने भी जब चैंट किया ना भाई, मतलब वो जो पॉप थी वो सुनने में भी मज़ा आ रहा था। जो रिडल माइक पर बोल रहे थे ना, वो उनकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी, इतना जोर से क्राउड वहाँ पर चीखा था। तो मतलब टैग टीम डिवीजन के अंदर भी इतना इंटरेस्ट WWE क्रिएट कर सकती है, इससे पता चलता है अगर स्टोरी लाइन बढ़िया हो। तो यहाँ पर ये चीज़ देखकर काफ़ी अच्छा लगा, और फाइनली वो चीज़ WWE ने कर दी जो फैंस देखना चाह रहे थे। इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ इस मैच को देखने के लिए। डेफिनेटली आपको कैसा लगा देखिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट मैच हमको देखने को मिलता है कैरन क्रॉस वर्सेस जेफ हार्डी के बीच में। बहुत ही छोटा सा मैच था, क्रॉस जैकेट लगा के बहुत ही जल्दी से जेफ हार्डी को इस मैच में उन्होंने सबमिट करवा दिया। जेफ हार्डी का फिर से ऐसा लग रहा है बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, और कैरन क्रॉस के जो डोमिनेटिंग वाले दिन है वो लगता है शायद फिर से शुरू हो चुके हैं। इसके बाद हमको अलायस फिर से देखने को मिलते हैं। इस बार स्टोन के अंदर वो लिखवा रहे हैं कि अलायस इज डेड। उनका गिटार तो पहले से जल चुका है, 2017 से 2021 ऐसा वो दिखा रहे हैं। लग रहा है अलायस के नए गिमिक की जो शुरुआत है वो हो रही है। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है टैग टीम मैच, रिया रिप्ली और निकी ऐश एक साथ, और उनके अगेंस्ट में होती है शार्लेट, और वो जो मिस्ट्री पार्टनर थी वो निकलती है नाया जैक्स। बताने के लिए कुछ यहाँ पर है नहीं, शार्लेट और नाया जैक्स इस मैच
पे जीत गई। और बात करते हैं मेन इवेंट की, जहां पर गोल्डबर्ग आते हैं और गाइस गोल्डबर्ग यहां पर अपने सन के बारे में बात करते हैं कि कैसे अपने सन की वजह से ही वो रिटायरमेंट से वापस आए थे और आज जो उनका सन है वो भी रिंग साइड के ऊपर ही बैठा होता है। और वो कहते हैं कि कैसे उनके वो जो सन है वो उनको फील करवाना चाहते थे कि रियल टाइम में कैसे गोल्डबर्ग रिंग के अंदर रेसल करता है, इसलिए वो रिटायरमेंट से वापस आए। इतने में एमवीपी आते हैं और कहते हैं कि एमवीपी की गोल्डबर्ग भाई इस बार तू कुछ अलग कर रहा है, इस बार तू बोल ज्यादा रहा है, तू काम कम कर रहा है, तू एक्शन से कम बात कर रहा है, क्योंकि तुझे पता है जो इस बार बॉबी लैशली है वो तेरे से तगड़ा है, तेरे से ज्यादा एक्सप्लोसिव है। और फिर बॉबी लैशली भी उनके सामने आकर प्रोमो कट करते हैं कि इस बार रिंग के अंदर मैं तेरे से तगड़ा हूं, मैंने तेरे को मौका दिया कि भाई तू एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए हट जा, मेरे से मैच मत कर, लेकिन अब क्योंकि तू हट नहीं रहा तो रिंग के अंदर मैं तुझे एम्बैरेस करने वाला हूं। तू रिंग में नहीं उतरेगा, तू मेरे हाउस में उतरेगा और तेरे जो कहानी है, तेरा जो करियर है वो खत्म होने वाला है। इस पर गोल्डबर्ग कहते हैं जो तू बकवास कर रहा है वो सब है बुलशिट। और उसके बाद उन्होंने लगा दिया बॉबी लैशली को स्पीयर लगाने के बाद गोल्डबर्ग जाते रिंग से बाहर, अपने सन को लेते हैं और वो रैंप से होकर जो है एरेना से एग्जिट कर जाते हैं। और मंडे नाइट रॉ इस तरीके से जाती है ऑफ एयर और बॉबी लैशली के चेहरे होते हैं देखने लायक। और गोल्डबर्ग और हाँ बॉबी लैशली के चेहरे देखने लायक होते हैं। और गो होम एडिशन के अंदर जो है बॉबी लैशली की ठुकाई हो गई है, जो हमको फिजिकलिटी थी फाइनली वो देखने को मिली, उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी WWE ने दिखाने की कोशिश करी है। इतनी अच्छी कोई नहीं थी मंडे नाइट रॉ, लेकिन हाँ 2-4 सेगमेंट जो है फिर भी ठीक ठाक थे। लेकिन 3 घंटे का शो मैं फिर भी कहूँगा एक टॉर्चर की तरह ही रहेगा आपके लिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।